इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए शिपिंग प्राइस में बढ़ोतरी की है और यह बढ़ोतरी एशिया के संदर्भ में की गई है। ऐसे में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और तेल की कीमतें किस तरीके से अस्थिर हो सकती हैं, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की हमारी खबर हम देख लेते हैं ताकि हम आगे बात कर सकें। खबर है, वाई सऊदी अरेबिया हैज़ रेज्ड ऑयल शिपिंग कॉस्ट टू एशिया इन रिस्पॉन्स टू इंडिया कटिंग इम्पोर्ट्स। तो कुछ समय पहले भारत ने ऐसी बात कही है कि भारत जो है सऊदी अरब जैसे देशों से जो आयात पर निर्भरता है भारत की, उसमें गिरावट लाना चाहता है। तो ऐसे में इसके जो है प्रतिक्रिया स्वरूप सऊदी अरब ने शिपिंग कॉस्ट को बढ़ाने की यहाँ पर बात कही है। तो हम टॉपिक पर बात करते हैं, पहले डायमेंशंस को समझते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम का क्या पूरा महत्व है, इसकी क्या स्थितियां रहीं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब और इस तरीके से जो देश है उसके संबंध में भारत की क्या स्थिति है, इसको भी समझेंगे। बात आती है ओपेक देशों की और ओपेक प्लस समूह की। तो हालांकि जो फैसला लिया गया है शिपिंग प्राइस को बढ़ाने का, इसमें ओपेक देश और ओपेक प्लस देशों की ठीक ठाक भूमिका है, या फिर हम कहें अच्छी खासी उन्होंने यहाँ पर एक रिस्पांस दिया है इस चीज़ को लेकर के। तो ओपेक प्लस समूह क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। भारत में ऊर्जा सुरक्षा की क्या स्थितियां हैं, इसको समझेंगे। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के चैलेंजेस क्या हैं, इसकी बात करेंगे। और क्या किया जा सकता है आगे की राह में, हम समझेंगे। और एक सवाल रहेगा मेंस के स्तर पर, चूँकि यह पूरा विषय जीएस पेपर 3 से ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण पारिस्थितिकी दोनों के संबंधों में जुड़ता है। इसके अलावा यह जीएस पेपर 2 से भी जुड़ता है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर। तो इसे हम जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के स्तर पर कवर करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले घटनाक्रम के बारे में। तो सऊदी अरब की एक राष्ट्रीय जो कंपनी है, तेल कंपनी, उसको बोलते हैं सऊदी अरामको। तो इन्होंने एशिया के लिए ऑयल शिपमेंट की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो ये भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बड़ा सुरक्षा का या फिर ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित एक मुद्दा बन जाता है। जो कीमत बढ़ाई गई है वह है प्रति बैरल 20 से 50 सेंट के बीच में इस कीमत को रखा जाएगा। ऐसे में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसके बारे में बात करें तो भारत जैसे प्रमुख एशियाई आयातकों के लिए अरब लाइट क्रूड की कुल लागत में बेंचमार्क मूल्य से $1.8 तक की वृद्धि की बात की गई है। अच्छा, इसमें एक जो समझने वाली बात है वह यह भी है कि यह जो वृद्धि है यह केवल एशिया के संदर्भ में ही की गई है। बात करें उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देशों की, जो उनके यूरोपीय ग्राहक हैं, उनके लिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर इसके उलट बात करें तो यूएसए के लिए जो तेल की कीमतें हैं, शिपिंग की कीमतें हैं, उनमें कटौती की गई है शिपिंग की कीमतों में। ठीक है, तो ये एक भारत के लिए समझने वाली बात है और एशियाई देशों के लिए भी यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन बनती हुई दिख रही है कि जो देश आयात करते हैं उनके लिए यहाँ पर शिपिंग की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। तो ये तो हुई इसकी बात। और यह जो फैसला लिया है इसमें ओपेक प्लस देशों के द्वारा मई से जुलाई के बीच में इन्होंने कहा है कि कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 2 मिलियन बैरल की वृद्धि की जाएगी। कोरोना की जब स्थितियां बन रही थी, बहुत ज़्यादा चरम दशाएं थी कोरोना की, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, तब जो तेल की कीमतें थीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही थी कच्चे तेल की कीमतों में। ऐसे में उन तेलों में स्थिरता लाने के लिए जो तेल उत्पादक देश हैं उन सब ने मिलकर के तेल के जो उत्पादन है उसमें कटौती करना शुरू कर दिया ताकि उसकी कीमतें स्थिरता पा सकें वैश्विक बाजार में। तो ये कटौती लगातार की जा रही थी, लेकिन अगले यानी कि मई और जुलाई तक की बात में कहा गया है कि यहाँ पर वृद्धि की जाएगी। अभी अप्रैल तक की सिचुएशन थी कि ये कटौती कर रहे थे, जिसका इम्पैक्ट हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों की कीमतों में लगातार वृद्धि होती हुई दिख रही थी। खासकर भारत में भी इसका ठीक ठाक प्रभाव हमें देखने को मिला। तो अकेले सऊदी अरब की अप्रैल के लिए जो उत्पादन में कटौती थी वह थी 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ी कटौती है जिसका प्रभाव भारत पर पड़ सकता था और पड़ा भी। हमने देखा भी कि तेल की कीमतें प्रतिदिन के हिसाब से लगभग कई जगहों पर 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से भी बढ़ चुकी थी। तो इसके बारे में भी एक सेशन किया हुआ है, आप चाहें उसको देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको ठीक ठाक इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और आपकी एक समझ बेहतर होगी। अच्छा, जो ब्रेंट क्रूड की कीमतें हैं वह अक्टूबर 2020 की तुलना में लगभग 40 बैरल प्रति डॉलर थी और यह बढ़कर 5 अप्रैल 2021 को लगभग 64 बैरल प्रति डॉलर हो गई।
जबकि मार्च का आंकड़ा तो इसे $70 प्रति बैरल तक भी पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये जो कीमतें बढ़ने और घटने का खेल है, इसमें उत्पादक देश अब तक जो है उत्पादन में कटौती के जरिए इसको नियंत्रित कर रहे थे, यानी उत्पादन में कटौती या उत्पादन को बढ़ाना। तो कैसे होता है ये? अगर देश तेल के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसकी सप्लाई पक्ष पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घट सकती हैं। दूसरी स्थिति में यदि उत्पादन में कटौती की जाती है तो सप्लाई गिर जाएगी, जिससे प्राइस बढ़ जाएगा या बढ़ सकता है, हम दोनों बातें कह सकते हैं। ऐसे में अभी की जो स्थितियां थी अप्रैल तक की, तो उत्पादन में कटौती की जा रही थी, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा हुआ था। आने वाले अगले महीनों की जो बात की गई है, मई के बाद से दो या 3 महीनों के लिए ये लोग उत्पादन को वापस से बढ़ाएंगे। ऐसे में कीमतें गिर सकती हैं। तो जो कीमतें गिरेंगी इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। ऐसे में इन्होंने क्या किया है कि शिपिंग प्राइस को बढ़ा दिया है एशियाई देशों के लिए। ऐसे में जब शिपिंग प्राइस एशियाई देशों के लिए बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो तेल की कीमतें हैं वह एशियाई देशों के लिए ज़्यादा हो जाएंगी। तो जो यहाँ पर बढ़ा हुआ उत्पादन है उसका जो प्राइस कम होना है उसका लाभ भारत जैसे देशों को नहीं मिल पाएगा। ये यहाँ पर पूरा एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। ऐसे में भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी भारत और सऊदी अरब जैसे देशों के बीच में ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं? तो भारत सऊदी अरब के बीच तेल उत्पादन स्तर को लेकर के असहमति देखी जाती है, या पिछले कुछ समय से भारत ने इसको लेकर के चिंता भी जाहिर की थी, जिसका सऊदी अरब जैसे देशों की तरफ से सही उत्तर नहीं मिला। तो उत्पादन में गिरावट करना अचानक से तेल की कीमतों को बढ़ाता है। भारत के संदर्भ में इसका प्रभाव हमने देखा भी। तो भारत तेल आपूर्ति में विविधता लाने के प्रयास में है, यानी भारत चाहता है कि भारत अपने सोर्सेस को और बढ़ाए, और सोर्सेस को बढ़ाने वाली ही जो बात है यह सऊदी अरब जैसे देशों को पसंद नहीं आ रही। तो यह विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक तरीके से प्रतिक्रिया के रूप में से देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत एशिया से एक बड़ा तेल का आयातक है। तो ये एक संकेत है भारत के लिए विशेषज्ञों के मुताबिक, और आयातकों के लिए तेल की कीमतें इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी, जो लोग इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्टर्स ही शिपिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो ऐसे में उनके ऊपर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मई में सऊदी अरब से आयात की कटौती करने वाली हैं। तो ये जो संकेत भारत की तरफ से गया है, इसको भी कहा गया है कि सऊदी अरब ने प्रतिक्रिया के तौर पर शिपिंग प्राइस में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है। तेल उत्पादक देशों का यह कदम आयातकों द्वारा स्रोत में विविधता लाने की प्रतिक्रिया के रूप में कहा गया है, हमने डिस्कस कर लिया। आगे बात करते हैं स्थिति के बारे में ही। तो भारत कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 80% से अधिक आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल पर भारत की आयात पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि से भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, देख ही रहे हैं। इस साल की शुरुआत की बात करें तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में लगभग 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कंपनी द्वारा की गई। हालांकि उन्होंने इस बढ़े हुए प्राइस को बहुत हद तक एब्जॉर्ब भी करने का प्रयास किया, उसके बावजूद उन्हें इस स्तर तक वृद्धि करनी पड़ी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से ऑटो ईंधन यानी पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, पर केंद्रीय और राज्य करों के प्रभाव में भी वृद्धि हुई, क्योंकि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आ रही थी उसकी रिकवरी भी इसी के जरिए की जाने का प्रयास किया गया। तो भारत की तेल उत्पादक देशों से उत्पादन में कटौती को वापस लेने की मांग की गई थी। हालांकि कटौती तो वापस हुई, लेकिन उन्होंने दूसरे तौर पर शिपिंग पर प्राइस को बढ़ा दिया, जो भारत के लिए चिंताजनक दिख रहा है। अब बात करें हम एक ग्राफ के थ्रू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंकड़ा है भारत का इंपोर्ट किस तरीके से होता है। तो जो रेड कलर के यहाँ पर ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये नॉन ओपेक कंट्रीज से भारत का इंपोर्ट है, साथ ही ब्लू कलर वाला ओपेक कंट्रीज से इंपोर्ट है भारत का। 2016, 17, 18 तक का जो आंकड़ा है यहाँ पर हमें वृद्धि दिखती है 2019 तक भी जा करके। 2019 के बाद से इसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, और 2021 में इसमें ठीक ठाक गिरावट हमें आती हुई दिख रही है, जिसके हमने बात की कि भारत आयात में कटौती करने का प्रयास कर रहा है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमें सऊदी अरब की ऐसी स्थिति देखने को मिली। तो इससे भी हम जान सकते हैं। अब बात करते हैं ओपेक प्लस देशों की। तो ओपेक प्लस देशों का जो समूह है वह ओपेक समूह से ही मिलकर के बनता है। तो पहले समझ लेते हैं ओपेक समूह के बारे में। तो ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन। जो मेजर कंट्रीज हैं पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, उसका निर्यात करते हैं, उन सभी ने मिलकर के एक संगठन बनाया है। इसका उद्देश्य लगभग ये है कि पेट्रोल के और या कच्चे तेल के उत्पादन के जरिए जो उसकी कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको निर्धारित या नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि उत्पादन की मात्रा कितनी रखी जाए, जब यह निर्धारित होगा, उसी आधार पर उसकी सप्लाई प्रभावित होगी और सप्लाई के आधार पर ही कीमतें तय होंगी। इसकी स्थापना, जो ओपेक की स्थापना है, यह 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी और इसके शुरुआत में जो स्थापित इसको करने वाले जो संस्थापक सदस्य थे, उनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें निर्धारित करने के लिए तेल की आपूर्ति को रेगुलेट करना, ये इसका उद्देश्य है। अब अगर ओपेक प्लस की बात करें तो ओपेक प्लस क्या है उसको जान लेते हैं। तो ओपेक प्लस यानी ओपेक देश और प्लस अन्य देश, इसके नाम से ही जाहिर होता है। तो अन्य शीर्ष गैर ओपेक तेल निर्यातक देश जो इसके साथ मिलाकर एक समूह बनाते हैं और इस समूह की लगभग बात करें तो 2016 में इसकी शुरुआत देखने को मिली कि अन्य देश मिलकर के ओपेक देशों के साथ एक ग्रुप का निर्माण करते हैं ताकि पेट्रोल की कीमतों को, चूंकि अब तक अगर ओपेक समूह की बात करें तो ओपेक में जो देश शामिल हैं जो पेट्रोलियम के या कच्चे तेल के उत्पादक हैं, तो उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन की मात्रा का तो वे निर्धारण कर सकते थे, लेकिन अन्य जो देश हैं जो उत्पादन करते हैं पेट्रोलियम का, उन देशों के जरिए भी पेट्रोल की कीमतों को प्रभावित किया जाता है। ऐसे में अगर वो भी शामिल हो जाएंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी स्ट्रैटेजी के थ्रू पूरे तेल की कीमतों को निर्धारित या फिर नियंत्रित किया जा सकेगा। ये इनका एक तरीके से उद्देश्य था। तो वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग 50% पर नियंत्रण है इनका और प्रमाणित तेल भंडार के लगभग 90% पर इनका कब्जा देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान प्रमुख रूप से शामिल हैं। तो ये है ओपेक प्लस देशों का एक समूह। अब बात करें भारत में ऊर्जा सुरक्षा की, तो ये भारत के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो पिछले 40 वर्षों में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग में लगभग 95% की वृद्धि हुई है, यहाँ लिखा हुआ है। और भविष्य में आने वाले समय में, यानी भविष्य में हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है, तो इसका एक अनुमान है कि 90% से अधिक हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है वैश्विक स्तर पर। ऐसे में भारत को सस्ती कीमत पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता की जरूरत होगी, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग है उसमें भारत और चीन दो बड़े ऊर्जा की डिमांड करने वाले देशों के रूप में उभरे हैं। ऐसे में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की रणनीतियां बनाना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लंबे स्तर पर हम कैसे इसको डील करेंगे। साथ ही अल्पकालिक स्तर पर भी नीतियां बनाना ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के लिए ज़रूरी है। भारत में दुनिया की लगभग 17% आबादी रहती है, लेकिन तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडार भारत में बहुत कम है, सिर्फ 0.8%। तो ये एक भारत के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग सिनेरियो है कि ऊर्जा की जो बढ़ती मांग है वह बढ़ती आबादी के साथ ही बढ़ रही है। लेकिन भारत के सामने ये भी चैलेंज है कि भारत को एक बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालना है। ऐसे में ऊर्जा की आवश्यकता भारत के लिए लगातार बनी हुई है। ऊर्जा की मांग इतनी ज़्यादा है कि भारत घरेलू स्तर पर पूरी तरह से सक्षम नहीं होता दिख रहा। ऐसे में भारत को आयात करना पड़ता है। तो भारत अपनी ज़रूरतों का लगभग 50% से अधिक कोयले के घरेलू स्टॉक से पूरा करता है, जिसके जरिए प्रमुख रूप से विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा कच्चे तेल का आयात तो हम बात कर ही रहे हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा भारत की मुख्य रूप से आयात पर निर्भर दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करें भारत के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के। तो सबसे बड़ी चुनौती नीतिगत है। नीतिगत चुनौती का अर्थ हुआ, इसमें कुछ पॉइंट्स हमने शामिल किया है, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जिनमें से कुछ का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश की कमी है भारत में, जो यानी कि भारत में आकर्षित नहीं कर पा रहे हम लोग कि निवेश आए, ताकि हम अन्य तरीके से शोध को बढ़ावा दे सकें, जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनके शोध को बढ़ावा दे सके और इस तरीके से हम प्लांट्स स्थापित कर सकें। पहुंच की चुनौती भी बनी हुई है कि जो जितनी ऊर्जा की उपलब्धता हम दे पा रहे हैं वहां तक लोगों की पहुंच ही कम है। जैसे उदाहरण के लिए 3 से 4 मिलियन भारतीयों की बिजली तक पहुंच नहीं है और लगभग 500 मिलियन भारतीय खाना पकाने के लिए ठोस बायोमास पर निर्भर है। ये आंकड़े बताते हैं। आधारभूत अवसंरचना और कौशल की कमी है। इसके अलावा कुशल
जनशक्ति की भी कमी है, ये चैलेंज है। ये तो हुए नीतिगत चैलेंज। अब बात करें बाहरी चुनौतियों की, तो आयातित तेल पर बढ़ती निर्भरता का दबाव भी भारत को झेलना पड़ता है। हम इतने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो अन्य देश हैं वे वैश्विक स्तर पर नीतियों को प्रभावित करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देश के स्तर पर भी भारत को देखना तो पड़ता है। भारत के ऊर्जा भागीदारों के बीच में संघर्ष भी भारत के लिए चैलेंज है। जैसे भारत यूएसए से भी इंपोर्ट करता था, ईरान से भी इंपोर्ट करता था। ऐसे में जब यूएस और ईरान के बीच में स्थितियां टकराव की बनी तो यूएस ने भारत पर दबाव डाला कि वह ईरान से इंपोर्ट को कम कर दे। तो ये भारत के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन अक्सर बनती हुई दिखती है। अब बात करें कि क्या किया जा सकता है आगे की राह, तो सरकारी स्तर पर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ाना, इसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। या फिर हम बात कर सकते हैं सोलर सिंचाई पंपों के वितरण की। हालांकि बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं, उनकी एक लंबी सूची हो सकती है। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें सरकार की कौन कौन सी योजनाएं इससे जुड़ती हैं और उनको एक बुक में नोट कीजिए। इससे इस टॉपिक को आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। चूँकि गाइस टॉपिक बहुत बड़ा है ऊर्जा सुरक्षा का, ऐसे में हम यहाँ पर कम समय में इतने सारे पॉइंट्स एक बार में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर मेजर पॉइंट्स को लेकर के बात कर रहे हैं। इसके अलावा द नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी भारत में जितने ऊर्जा के स्रोत, यानी कि भारत में ऊर्जा के लिए जितने उत्पाद मौजूद हैं उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए ताकि कम ऊर्जा की खपत हो सके और बाकी की ऊर्जा का जो है व्यय को रोका जा सके। तो ये एक ऊर्जा है। इसमें हम बात कर सकते हैं BS6 मानक की, जो एफिशिएंट है आपके पर्यावरण के लिहाज से भी। यानी भारत को ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर शोध को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम। हालांकि नीतिगत स्तर पर अभी हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की भी भारत ने बात की है। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी बात कर रहा है ताकि पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उन पर भारत की निर्भरता कम हो। इसके अलावा भारत ने सौर ऊर्जा को भी ठीक ठाक तरीके से बढ़ावा देने का प्रयास किया है, उसे अपनी नीतियों में शामिल किया है। एक और पॉइंट हो सकता है भारत की ऊर्जा कूटनीति के लिए, जिसमें भारत अपने पूर्व की ओर म्यांमार और वियतनाम जैसे देशों तक जा रहा है। साथ ही पश्चिम में अजरबैजान और अन्य जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ तक भी भारत पहुँच बना रहा है ताकि ऊर्जा की लिए जो ऊर्जा की मांग है उसको पूरा करने में अन्य देशों का सहयोग ले सके। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। जल्दी से देख लेते हैं आज का सवाल। तो सवाल आप नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बदलती कीमतें भारत को किस तरह प्रभावित करती हैं, विश्लेषण कीजिए। तो 250 शब्दों में आपको इस प्रश्न को लिखना है, इसका उत्तर। और इस प्रश्न में जो पूछा गया है वह बहुत ही सामान्य सी बात है। तो आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई देश जो तेल उत्पादक देश हैं वे कैसे इन नीतियों को प्रभावित करते हैं और भारत किस तरीके से यहाँ पर आकर के अपना पक्ष रखता है और भारत के लिए सिचुएशन कितनी भारत के लिए यह सिचुएशन कितनी दिक्कत वाली बनती है। तो आपको विश्लेषण करना है और एक अप्रोच देना है भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बताते हुए। गाइस ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।